नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पे आप सबका वापस स्वागत है। आज यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में हम जीएस 3 में एग्रीकल्चर पोर्शन से हमारा एक क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन का मेन हमारा जो फोकस्ड टॉपिक है वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर एक टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है विच इज कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। ये कंजर्वेशन एग्रीकल्चर काफी टाइम से बहुत न्यूज में है, तो अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है कि इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो आज से देखो हम थोड़ा सा टेक्निक में हमारा आंसर राइटिंग का चेंज करेंगे, क्योंकि आप में से काफी लोग अच्छे सजेशंस भी दे रहे हैं। तो एक तो हम आज से नहीं, कल से हम क्या करेंगे, हैंड रिटन आंसर लिखेंगे। यहाँ पे मैं आपको हैंड रिटन आंसर दिखाऊंगी कि किस तरीके से जो हमने पूरी इंफॉर्मेशन, जो पूरा कंटेंट पढ़ा है, उसको कैसे हमें फ्रेम करना है, कैसे उसको उतारना है हमें पेन और पेपर से। और दूसरा, हम एक ही टॉपिक पे कितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं और कंटेंट को कैसे मॉडिफाई करके लिखना है, तो हम वो भी देखेंगे कि एक टॉपिक पे मेनी क्वेश्चंस बना के देखेंगे कि किस तरीके से कीवर्ड चेंज करने पे, क्वेश्चन के लैंग्वेज चेंज करने पे हमें क्या कंटेंट में हमारा मॉडिफिकेशन लाके अकॉर्डिंगली आंसर लिखना है। तो दो चीजें हम यहाँ पे आज से कल से मॉडिफाई करना स्टार्ट करेंगे। तो अगर और कोई सजेशन है तो आप वो सजेशन भी हमें यहाँ पे दे सकते हो। और तीसरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोग प्लीज आंसर अपने हाथ से लिखना स्टार्ट करो। यू प्लीज स्टार्ट राइटिंग दी आंसर, और तभी आंसर राइटिंग का मतलब रहेगा कि मैं आपको जो समझा रही हूँ, जब आप उसे अपने हाथ से समझ के लिखोगे तभी वो जाके हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल होगा। तो आप में से काफी सारे लोगों का क्वेश्चन है कि हम क्या करें, चेक कहाँ पे करवाएं। तो आप या तो इसे हमारी स्टडी आईक्यू की जो ईमेल आईडी है वहां पे सेंड कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेरे इंस्टा हैंडल पे भी सेंड कर सकते हो, little_simple_बुद्धा पे। तो हम देखेंगे कि आप कैसा आंसर लिख रहे हो एंड वी विल गिव यू द सजेशंस अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये जनरली बहुत मुझे रिव्यूज भी मिल रहे हैं इस चीज के, और जनरली एक ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम रहती है कि आंसर लिखने में हमेशा हेजिटेशन रहता है कि आंसर को कैसे लिखें, कैसे शुरुआत करें। तो बस लिखना स्टार्ट करो, पेन पेपर लो, क्वेश्चन को समझो। ये जैसे आज हम कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के बात करेंगे, तो इस क्वेश्चन को समझो, कंटेंट में समझा दूंगी आपको। थोड़ा अगर लग रहा है कमी है तो खुद से पढ़ो करंट अफेयर में, उसके बाद जैसा भी आता है लिखना शुरू करोगे ना, तो धीरे धीरे क्वालिटी अपने आप इंप्रूव करती जाएगी। देखो, रोजर फेडरर, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली एक दिन में ये सब लेजेंड्स नहीं बने। उन्होंने हर दिन प्रैक्टिस करी। इनिशियली जब उनको भी कुछ नहीं आता था, बट व्हाट डिड दे डू, हर दिन उन्होंने प्रैक्टिस करना जारी रखा। तो हमें भी क्या करना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहना है। तो आप चाहो तो अपने रिटर्न आंसर्स मुझे मेरे इंस्टा हैंडल पे भेज सकते हो, या स्टडी आईक्यू का जो ईमेल आईडी है सीधा आप उस पे भी लिख सकते हो, लेकिन आपको लिखना है आंसर। एंड यू प्रॉमिस मी हियर टुडे कि यू विल राइट द आंसर, ओके। और बाकी अगर आपके कोई सजेशंस है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताते जाइए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का। जीएस 3 में से लिया है हमने, मेजर क्रॉपिंग एंड क्रॉपिंग पैटर्न के अंदर। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का हमारा ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। पार्ट नंबर 1 क्या हो गया कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर क्या है। दिस इज अवर नंबर 1 क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है हाउ दिस टेक्निक कैन बी यूज्ड। दिस इज सेकेंड पार्ट। How this technique can be used to reduce, क्या reduce land degradation and groundwater depletion, okay. Third part of the question है what are some other sustainable agriculture practices, give example। Third part of the question है। 3 पार्ट है क्वेश्चन के। पहले पार्ट के अंदर हमें डिफाइन करना है कि भाई कंजर्वेशन एग्रीकल्चर होता क्या है, हम क्यों बात कर रहे हैं इसकी, तो इसकी डेफिनेशन देंगे कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की, एग्जाम्पल दे देंगे हम यहाँ पे साथ में अगर पॉसिबल हुआ तो। फिर है कि ये टेक्निक कैसे लैंड डिग्रेडेशन और ग्राउंड वाटर डिप्लीशन को कम कर रही है। तो हम सबसे पहले तो हमें ये बताना होगा कि देखो एग्रीकल्चर से किस तरीके से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है और ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन हो रहा है। हम थोड़ा सा कॉज देंगे यहाँ पे कि क्या कॉज है यहाँ पे, और उसके बाद उसको काउंटर एक्ट करता हुआ हम बताएंगे कि किस तरीके से जो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है ये इस कॉज को हटा रहा है, ये किस तरीके से इसमें कम लैंड डिग्रेडेशन और कम से कम पानी की इसमें जरूरत को महसूस करवा रहा है। ठीक है,
सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन खत्म हो गया, हमने लिंक कर दिया। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में देखो कि दूसरी कोई और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की क्या प्रैक्टिसेस हैं। तो अभी आपने ये सब करंट में पढ़ा है, एग्रो फॉरेस्ट्री पढ़ा है आपने, नो टिलेज वाला पढ़ा है आपने, सब पढ़ा है, सब पता है आपको। अभी वो जितना भी इंफॉर्मेशन प्रीलिम्स में पढ़ा है ना, एनसीईआरटी में, शंकर में, वो सारा का सारा यहाँ पे हमें लिखना है। ठीक है, जितनी भी प्रैक्टिसेस आपको याद आती है 4, 5, 6, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितना लंबा हो गया, टाइम कितना है। अगर आप चाहो तो एक एक लाइन लिख दो उसके बारे में, एक एक लाइन लिख दोगे तो बेहतर रहेगा। एग्जांपल्स के साथ इसको हमें फिनिश करना है क्वेश्चन को, ये हमारा खत्म हो जाएगा क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर होता क्या है। नाउ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर क्या है कि एक सस्टेनेबल फार्मिंग का टाइप है। नाउ सस्टेनेबल फार्मिंग के टाइप में भी क्या स्पेशल है इसके अंदर कि हम इसमें इतनी बात कर रहे हैं। ये अभी रिसेंटली 2020 जो वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है उसके अंदर कंजर्वेशन एग्रीकल्चर को काफी अहमियत दी गई है। तो ये कंजर्वेशन एग्रीकल्चर हमारा सस्टेनेबल लैंड डेवलपमेंट की बात कर लो आप, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट की, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात कर लो आप, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की, या फिर क्लाइमेट चेंज अडॉप्शन एंड मिटिगेशन, इन सब को रिप्रेजेंट करता है। इन सब का रिस्पॉन्स है कि एग्रीकल्चर को कैसे हमें ज्यादा से ज्यादा सस्टेनेबल बनाना है। ठीक है, तो ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का एक टेक्निक है। इसके अंदर क्या होता है, ये 3 चीजों पे ज्यादा फोकस करता है। इसमें क्या होता है, एक तो परमानेंट सॉइल कवर। परमानेंट सॉइल कवर का मतलब क्या हुआ कि सॉइल के ऊपर पूरा कवर उसको बना के रखना है, अभी आगे बताएंगे। मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज। तो जनरली क्या पाया गया, एक रिसर्च हुआ था, मैं आपको थोड़ा सा पीछे हिस्ट्री में लेके जाती हूँ। जनरली जो रिसर्च हुए थे तो उसमें ये बताया गया था कि हमारा जो सॉइल के अंदर कार्बन कंटेंट होता है ना, कार्बन कंटेंट का परसेंटेज काफी कम हो गया है। तो उस कम कार्बन परसेंटेज को ज्यादा करने के लिए कि किसी तरीके से हमें उस कार्बन परसेंटेज को एटलीस्ट 0.75% लाना पड़ेगा, ताकि जितना ज्यादा कार्बन स्टॉक होगा सॉइल में उतना ज्यादा हेल्दी प्लांट होगा, उतनी हेल्दी पीपल और प्लेनेट होगा, और हमारा जो फूड सिक्योरिटी वाला प्रॉब्लम है वो भी चला जाएगा। तो यहाँ पे एक हमारे एक इंडियन है रतन लाल जी, उन्होंने वर्ल्ड फूड प्राइज रिसीव करा है इस साल। तो उन्होंने अपने लेक्चर में बताया था कि किस तरीके से जो धीरे धीरे सॉइल डिग्रेडेशन होता है, वो सॉइल डिग्रेडेशन और जो लॉस ऑफ सॉइल कार्बन होता है वो उन्होंने बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस तक को नीचे गिरा दिया है। जैसे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी देख लो, आप अगर उसके डीप एनालिसिस में जाओगे, उसके रीजंस पढ़ोगे, तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि जो एग्रीकल्चर था उसके सस्टेनेबिलिटी चली गई थी। तो यहाँ पे उन्होंने ये एक नया टेक्निक, उन्होंने नई टेक्निक दिया है बस, बट दिस टेक्निक हैज कम फॉरवर्ड। तो इसमें क्या है कि इसमें 3 एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस हमारी मानी जाती है। तो पहली है हमारी कि नो प्लगिंग मान लो, या फिर मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस मान लो। इसको मिट्टी को छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी, जैसी है मिट्टी उसको रहने दो। सेकेंड है परमानेंट सॉइल कवर, क्रॉप रेजिड्यू और द लाइव मल्च। इसमें क्या होता है कि जो क्रॉप है इसके आसपास में इस तरीके से हम घास फूस लगा देते हैं कि जो मिट्टी है ना उसका कवर हो जाएगा। थर्ड है क्रॉप रोटेशन और इंटरक्रॉपिंग। क्रॉप रोटेशन इंटरक्रॉपिंग आपको पता है बहुत ही सिंपल सा फैक्ट है। तो इसमें क्या होता है, देखो सॉइल, सबसे पहले सॉइल क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की अगर बात करें तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है कि इंटरक्रॉपिंग होती है। आप क्रॉप को ऐसे एक साइकिल में उगाते हो कि जैसे आपने पहले वीट उगा लिया, फिर आप कोई लेग्यूम वाली क्रॉप उगा लोगे, तो इससे क्या होगा कि सॉइल का जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसमें बने हुए रहेंगे। तो इससे न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं सॉइल को, एंड इट ऑल्सो रिड्यूस द इकोनॉमिक रिस्क। अगर किसी भी तरह की इकोनॉमिक रिस्क है, क्रॉप हेल्दी रहती है, तो वो चीज रहती है। और तीसरा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से ये फायदा भी रहता है कि इट अलाउ टू बैलेंस द रेजिड्यू प्रोडक्शन। कुछ क्रॉप्स ऐसे भी होते हैं जिनमें जो रेजिड्यू होता है, जो स्टबल बर्निंग की अगर हम बात करें तो वो भी कमियां ज्यादा रहता है। सेकंड है मिनिमल सॉइल मूवमेंट, जिसको हमने बोला है कि मिट्टी के साथ डिस्टर्बेंस नहीं करनी है, जो जैसी मिट्टी है उसको वैसे ही रहना। तो देखो यहाँ पे हाथ भी दिया है, स्टॉप करो कि ये प्लगिंग नहीं करनी है। जैसे क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ तो वहां पे हमारे यहाँ पे से निन्नाण बोलते हैं, निन्नाण करना। तो आपकी एरिया के अंदर इसको हर एरिया के अंदर इसको लोकल लैंग्वेज में कुछ बोलते होंगे, पर आप मेरा मतलब समझ गए कि वो जो निनाण होता है ना, कि हम लोग मिट्टी को छेड़ते हैं कि वीड वगैरह उसको निकालना है, उसको नहीं करना है। उसका क्या है कि इसकी वजह से जो सॉइल की सीलिंग है ना वो नहीं टूटेगी, इरोजन बहुत कम होगा,
ठीक है। और तीसरा हमारा है कि सॉइल पे कवरेज बना के रखना। इस तरीके से जैसे ये प्लांट आपको दिख रहा है, इस प्लांट के चारों तरफ आपको कवर दिखाई देगा, तो ये कवर रखना है। इसको बोलते हैं क्रॉप कवर। क्रॉप कवर से क्या होगा कि अगर बारिश का पानी सीधा इस पे गिर रहा है तो ये एक तो सॉइल इरोजन को रोकेगा और दूसरा इस पानी को ये रिटेन करके रखेगा, सॉइल मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा, इवोपरेशन कम होगा, जो मिट्टी से जो सॉइल मॉइस्चर का इवोपरेशन होता है वो इवोपरेशन कम हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि ये सॉइल मॉइस्चर के कंटेंट को बढ़ाएगा तो हमें क्या होगा, फिर इरिगेशन की जरूरत भी कम पड़ेगी। जब इरिगेशन की जरूरत कम पड़ेगी इन सब चीजों से, तो हम ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। ओके, और दूसरा लैंड डिग्रेडेशन से कैसे लिंक कर रहे हैं इसको। लैंड डिग्रेडेशन में क्या होता है कि मिट्टी की उपजाऊता खत्म होती जाती है, वो इनफर्टाइल होती जाती है, मिट्टी खराब होती जाती है, पूरी जमीन का जो उसका लैंड यूज होता है वो चेंज हो जाता है। तो इसके क्या होगा, देखो मिनिमल सॉइल मूवमेंट नहीं करेंगे हम, सॉइल इरोजन को बचा रहे हैं हम, वाटर इरोजन नहीं हो रहा है, सॉइल इरोजन नहीं हो रहा है, मिनिमम पानी यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन भी नहीं होता। एक जनरली लिंकेज कैसे बनता है कि जैसे आपने यहाँ पे खेती करी, खेती में क्या होगा कि आपने वाटर इंटेंसिव क्रॉप यहाँ पे लगा ली। वाटर इंटेंसिव क्रॉप में क्या होता है कि आपको चाहिए ज्यादा से ज्यादा पानी चाहिए, तो क्योंकि हमारा मैक्सिमम जो एग्रीकल्चर है वो रेनफेड एग्रीकल्चर है, बारिश होती है कम, क्रॉप है हमारी वाटर इंटेंसिव, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेल खोद के जो ग्राउंड वाटर है उसको हम एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब हमारे पास पानी की अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो रेशनलिटी थोड़ी कम हो जाती है और हम उस पानी का एक्सेसिवली यूज करते हैं। तो एक्सेसिवली यूज करने से 2-3 चीज होती है। जब आप वाटर इंटेंसिव क्रॉपिंग करते हो तो वैसे भी जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक्सेसिवली यूज होते हैं। दूसरा, जब आप पानी का ज्यादा इसमें इरिगेशन कर रहे हो तो लीचिंग होना स्टार्ट हो जाता है। लीचिंग की वजह से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब सरफेस सॉइल में सब नीचे की तरफ चले जाते हैं, सब सरफेस में, तो इसकी वजह से प्लांट्स को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं। धीरे धीरे ये पूरी, और ऊपर क्योंकि अगर आपने ये डेजर्टिफिकेशन किसी डेजर्ट वाली या एरिड सेमी एरिड एरिया के अंदर आपने ज्यादा इरिगेशन करा है तो कैल्सिफिकेशन की वजह से यहाँ पे एक सॉल्ट का लेयर भी बन जाता है। द पॉइंट ऑफ सेइंग इज, इस मिट्टी की जो उपजाऊता है, जो फर्टिलिटी है, वो खराब होने लग जाती है और धीरे धीरे ये लैंड डिग्रेडेशन की तरफ बढ़ने लग जाता है। अभी देखो दोनों नुकसान हो रहा है। ग्राउंड वाटर को हम एक्सेसिवली एक्सप्लॉइट करें तो ग्राउंड वाटर का लेवल कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है, और दूसरा जमीन खराब हो रही है हमारी। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को नहीं यूज कर रहे हैं। अगर हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को अडॉप्ट करते हैं तो हमारे पास पानी की जरूरत कम से कम पड़ेगी। पानी की जरूरत कम से कम पड़ेगी मतलब है कि ग्राउंड वाटर को हम इतना एक्सप्लॉइट ही नहीं करेंगे, हम यहाँ पे बहुत ही रैशनल यूज लेंगे पानी का, और लैंड डिग्रेडेशन फिर होगा ही नहीं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि मिट्टी को जैसी जरूरत है, जैसा नेचुरल वे है उसका, उसी हिसाब से हम अपना एग्रीकल्चर कर रहे हैं। तो ये हमारा इसका बेनिफिट होता है। तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के तीनों प्रिंसिपल को एक बार फिर से देखो। मिनिमम मैकेनिकल सॉइल डिस्टर्बेंस की, ऊपर से प्लगिंग नहीं करनी है। मिनिमम टिलेज या फिर डायरेक्ट सीडिंग करनी है। डायरेक्ट सीडिंग में क्या होता है कि जो पुराना फसल था उस फसल को पड़े रहने देना है, उसको काट के पूरा मिट्टी को उखाड़ के फेंकना नहीं है, उसको पड़े रहने दो, उसको ट्रैक्टर वगैरह चला के उसको यहाँ पे मिट्टी में ही दबा दो, उसको उखाड़ना नहीं है, उसको स्टेबल बर्निंग नहीं करनी है। फिर क्या होता है कि इसमें डायरेक्ट सीडिंग कर देंगे। ऐसी मशीन होती है जो सीधा इस मिट्टी में यहाँ पे सीडिंग कर देती है। सेकंड है परमानेंट सॉइल ऑर्गेनिक कवर। तो ये बोलता है कि 30 से 60% से लेके मतलब 90% तक का ग्राउंड कवर होता है। इससे क्या होगा, जब आपकी मिट्टी है, जो आपके पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों के ऊपर यहाँ पे पेड़ पौधों के बीच में मिट्टी को ऊपर से कवर करा जाता है ताकि सॉइल मॉइस्चर रिटेन होके रहे, सॉइल इरोजन ना हो, वाटर जो ऊपर पानी गिर रहा है वो हमारा रिटेन होके रहे। ये फायदा हुआ। तो इससे क्या, हमें इरिगेशन की कम से कम जरूरत पड़ेगी और सॉइल डिग्रेड नहीं होगी। थर्ड है स्पीसी डाइवर्सिफिकेशन, या फिर जिसे हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। हमें रोटेट करना है। तो जैसे वीट हो गया, मेज हो गया, राइस हो गया, तो इनका मतलब कंटिन्यूसली इनको नहीं उगाना है, हमें ऐसी क्रॉप भी लगाना है जिससे जो सॉइल है उसका न्यूट्रिशन रिजनोवेट होता रहे। तो ये पूरा कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का प्रिंसिपल है। तो जब आपसे पूछा जाएगा तो आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे और उसमें इन तीनों पॉइंट को मेंशन करना मस्ट है। इनके बिना कंजर्वेशन एग्रीकल्चर क्या होता है इसका डेफिनेशन इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो कनेक्शन देखा हमने कि किस तरीके से लैंड डिग्रेडेशन और ग्राउंड वाटर डिप्लीशन जो है वो
अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से रिलेटेड है, और हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक छोटी सी रिपोर्ट कोट कर सकते हो, जैसे डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया जो थी, इन्होंने एक रिपोर्ट में बताया कि 96.4 मिलियन हेक्टेयर विच इज अराउंड 29% ऑफ द कंट्रीज टोटल जियोग्राफिकल एरिया, पूरी कंट्री का 29% एरिया जो है वो लैंड डिग्रेडेशन के अंडर आ गया है 2011 से 2013 के बीच में। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों हो रहा है लैंड डिग्रेडेशन का मैक्सिमम 11% कॉन्ट्रीब्यूशन है, 11% लैंड डिग्रेड हो रहा है टोटल वाटर इरोजन की वजह से। और वाटर इरोजन में सबसे बड़ा यहाँ पे हाथ है एग्रीकल्चर का। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस देखो, फ्रेश वाटर कंजप्शन 90% तक का इंडिया में जो है वो एग्रीकल्चर में जाता है। ओके, फिर वहां से मैक्सिमम जो पानी है ना वो हम ग्राउंड वाटर से यूटिलाइज करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम वाटर इंटेंसिव क्रॉप कर रहे हैं, अगर हम इंटेंसिव एग्रीकल्चर कर रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा इरिगेट कर रहे हैं उसको ग्राउंड वाटर से, तो हम ग्राउंड वाटर को ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ओवर एक्सप्लॉइटेशन से क्या है कि ग्राउंड वाटर का खुद का क्वालिटी खराब हो रहा है, उसमें हेवी मिनरल्स आ रहे हैं। उन हेवी मिनरल की वजह से मिट्टी और भी ज्यादा खराब हो जाती है, हेवी हो जाती है। बोलते हैं ना कि भाई अभी पहले तो इसमें इतना उपज होता था, अभी तो उपज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खराब हो गए, उसमें हेवी मिनरल्स, हेवी मटेरियल उसमें आ गया है, उसकी वजह से वो पानी सेफ नहीं रहा है, वो लैंड डिग्रेड हो रही है। तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर वन ऑफ द टाइप ऑफ सस्टेनेबल फार्मिंग है, जहां पे हम लोग जो लैंड डिग्रेडेशन और ग्राउंड वाटर ओवर एक्सप्लॉइटेशन है उसको रोक सकते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल देखो कि जो जीरो टिलेज है उसकी वजह से हायर वीट यील्ड होती है, 6 से 10% तक का ज्यादा वीट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक तो ये, अगर आप जो पहले फसल थी उस फसल को आपने काटने में, उसको हटाने में अगर टाइम नहीं लगाया तो आप टाइमली उसको बो देते हो, टाइमली सोइंग हो जाती है। उसके बाद में क्या है कि बेटर क्रॉप स्प्रेड होता है, और उसकी वजह से जो ट्रैक्टर ऑपरेशन है उसका पैसा बच गया, आपका टाइम बच गया, फ्यूल बच गया है। तो ये एक ऐसा प्रैक्टिकली भी करके देखा था। जो अपना इंडो केंचेटिक प्लेन है वहां पे जब जीरो टिलेज का ये एग्जाम्पल लिया गया, इसका प्रैक्टिस जब अडॉप्शन करा गया, तो वीट प्रोडक्शन के अंदर उनको नेट इनकम 28% तक की फार्मर्स की नेट इनकम वहां पे इंक्रीज हो गई थी, और उनका जो टोटल कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर होता है वो 20% तक कम हो गया। तो आप देख रहे हो यहाँ पे डबल प्रॉफिट हो रहा है आपको। तो ये हमारा सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन खत्म हो गया कि भाई किस तरीके से आप लैंड डिग्रेडेशन और ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइटेशन को कम कर सकते हो। सेकंड पार्ट हमने कर दिया फिनिश। थर्ड पार्ट पे आ जाओ। थर्ड पार्ट हमें क्या बोल रहा था कि और कौन सी ऐसी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस हैं। तो आप पहले थोड़ा सा बता दो कि भाई सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इसको बोलते हैं। तो आपको पता है सस्टेनेबिलिटी क्या होती है। तो जब आपको सस्टेनेबिलिटी पता है तो उसी को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से कर दो लिंक, कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फार्मिंग का एक ऐसा सस्टेनेबल वे है जिसके अंदर हम सोसाइटी की आज की प्रेजेंट फूड नीड्स को भी फुलफिल करते हैं, लेकिन इसके साथ ही फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स है उनको बिना कॉम्प्रोमाइज करें। सिंपल सा है कि आज की प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को फुलफिल करनी है, फ्यूचर की नीड्स को बिना कॉम्प्रोमाइज करें, कि उनको भी कल की उतनी ही फैसिलिटी, उतनी ही सुविधा होनी चाहिए। इट इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोसिस्टम। बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए रखा है कि एग्रीकल्चर का ना एनॉर्मस एनवायरमेंटल फुटप्रिंट होता है, तो जिसकी वजह से इट हैज अ रोल इन द क्लाइमेट चेंज। तो देखो ये ना डबल ऐसे चलता है कि एग्रीकल्चर का इम्पैक्ट होता है क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर की वजह से होता है क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज की वजह से फिर से एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो इट रन्स एज ए साइकिल। वाटर स्कैर्सिटी, लैंड डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्ट्रेशन, ये कुछ ऐसे कॉजेज हैं जो इम्पैक्ट्स हैं जो एग्रीकल्चर की वजह से होते हैं। तो अगर हम सस्टेनेबल फूड सिस्टम को डेवलप करते हैं कि हम ना अर्थ को इतना नुकसान नहीं पहुंचा रहे, नेचुरल तरीके से, विदाउट यूजिंग मच ऑफ द केमिकल पेस्टिसाइड्स, विदाउट ओवर यूटिलाइजिंग द फर्टिलाइजर्स एंड द वाटर रिसोर्सेज, हम हमारी फूड सिक्योरिटी को फुलफिल कर रहे हैं। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका होता है क्लाइमेट चेंज को भी मिटिगेट करने का, कि हम हमारा जितना भी खाना है, फूड सिस्टम है, फूड चेन है, उसको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ मेथड्स लिखोगे, जैसे कि क्रॉप रोटेशन हो गया, पर्माकल्चर हो गया, पॉलीकल्चर फार्मिंग हो गया, एग्रो फॉरेस्ट्री हो गया, ड्रिप इरिगेशन, नो टिलेज फार्मिंग, काउंटर प्लगिंग, बायोडायनामिक फार्मिंग, बायो इंटेंसिव इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। अभी इन सबको एक एक सिंपल लाइन के अंदर आप चाहो तो एक्सप्लेन कर सकते हो कि होता क्या है।
और ये टोटली आपकी टाइमिंग पे डिपेंड करता है और आपके पास कितना स्पेस बचा है उस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको अटेम्प्ट करते हो। बाकी जनरली अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे कि आपको पता है कि क्रॉप रोटेशन में क्या होता है। क्रॉप रोटेशन में क्या है कि हम लोग क्रॉप को रोटेट करते हैं, हर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद डिफरेंट क्रॉप लगाएंगे, क्रॉप रोटेशन होता है। जैसे पॉलीकल्चर है, पॉलीकल्चर फार्मिंग के अंदर क्या होता है, इसमें हम मल्टीपल क्रॉप स्पीशीज लगाते हैं एक टाइप में। पॉलीकल्चर, पॉली का मतलब मल्टी होता है, एक साथ में एक से ज्यादा हम क्रॉप लगा रहे हैं। पर्माकल्चर में क्या हो गया हमारा, इसके अंदर हम एक पूरा फूड सिस्टम डिजाइन करते हैं जिसमें हमारा पूरा एक स्मार्ट फार्मिंग होता है कि हम कम से कम वेस्ट को जनरेट करें और ज्यादा से ज्यादा हमारी जो प्रोडक्शन इफिशिएंसी है उसको हम इंक्रीज करें। तो इस तरीके से एक दो लाइन अगर आप लिखना चाहो तो लिख देना। इसको आप डिफरेंट तरीके से भी बना सकते हो कि आप यहाँ बना सकते हो कि मेथड्स ऑफ सस्टेनेबल फार्मिंग, फिर ऐसे स्टार बना के आप लिख दो अगर आपको लगता है कि मुझे ऐसे लिखना है तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। अभी एक बार फिर से क्वेश्चन देखो, तीनों पार्ट अटेम्प्ट हो गए। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर क्या है बता दिया हमने। तीनों बताना है कि मिनिमम डिस्टर्बेंस इन द सॉइल, सॉइल का कवर रखना है और क्रॉप रोटेशन करना है। इन तीनों चीजों के बिना ये क्वेश्चन अधूरा रहेगा। ये टेक्निक कैसे यूज कर सकती है, लिंकेज बता दिया हमने कि कैसे यूज करेगा, और फिर बाकी सस्टेनेबल मेथड्स कौन से हैं। तीनों के तीनों क्वेश्चन हमने यहाँ पे आंसर कर दिए हैं। देखो जब क्वेश्चन बड़ा होता है और उसमें ज्यादा पार्ट्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ना, तो आपको तीनों पार्ट्स पे इक्वली एम्फेसिस करना है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा आंसर कंजर्वेशन एग्रीकल्चर पे लिख दो और बाकी दोनों क्वेश्चंस छूट जाएं, तो आपको मार्क्स फिर एक ही पार्ट के मिलेंगे। तो हमें यहाँ पे बहुत ही स्मार्टली हमें पूरा स्ट्रेटेजाइज करके लिखना है इसको। ओके, तो आप लोग इसका आंसर लिखोगे एंड यू विल सेंड दोज आंसर्स टू मी और टू दी ईमेल आईडी ऑफ स्टडी IQ। आप मुझे little_simple_buddha पे अपना आंसर भेज सकते हो या आप ईमेल आईडी पे ईमेल भी कर सकते हो। बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट राइटिंग दी आंसर। अगर आंसर लिखना स्टार्ट नहीं करोगे तो वो समझ कभी भी डेवलप नहीं होगा। ओके, so आज के लिए इतना ही। I'll see you guys in the next question and I really hope that you guys write your answer and also write in the comment section if you want me to include any more topic। अगर कुछ और suggestion है तो we will look into that also। Okay, till then be happy। जय हिंद।